मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया संवाद। बजट को लेकर आम जनता से लिए सुझाव। कहा, जनता के अनुरूप तैयार किया जाएगा राज्य का बजट। राम भक्ति में डूबी देवभूमि देहरादून की शोभा यात्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कहा, 500 सालों का इंतजार होने जा रहा है खत्म। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेधावी छात्रों से किया संवाद। उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को बांटी छात्रवृत्ति। चयनित सहायक लेखाकारों को भी दिए गए नियुक्ति पत्र। पूर्व सीएम हरीश रावत ने रखा मौन व्रत। हरिद्वार में अघोषित बिजली कटौती और मनमानी दरें वसूलने पर मौन व्रत। कहा, यूपीसीएल बिजली चोरी के नाम पर ग्रामीणों को कर रहा है प्रताड़ित। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडी 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम लगातार जारी है। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हैं। सीधा रुख करेंगे देहरादून का। लक्ष्य रखा था निवेशक सम्मेलन जो देहरादून में हुआ, जिसके कारण से देहरादून की भी तस्वीर बदल गई। और मैं तो कह रहा था कि जो है वो जो सर्वे है हमारा स्वच्छता का, अगर वो अब हुआ होता तो कहीं हमारा जो है रैंकिंग थोड़ा नीचे आ गई होती है। वो शायद पहले का होगा तो, लेकिन हमने हाँ मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अब होता तो उस दिन जिस दिन इन्वेस्टर समिट का समापन हो रहा था तो मैं मंच से कह रहा था कि ये इसका समापन जरूर हो रहा है लेकिन हमारी शुरुआत हो रही है। हमने एक नया काम शुरू किया है, एक हमने नया प्रयास प्रारंभ किया है और इसको हमने आगे बढ़ाना है। अब जो स्वच्छता हो गई है, जो सड़कों का निर्माण हो गया है, अच्छी ड्राइंग पेंटिंग जो बन गई है, उसको हमने एक तो माने सस्टेन रखना है, उसको उसी प्रकार से बना के ही नहीं रखना है बल्कि उससे आगे भी जाना है। तो इसके लिए मैंने पुलिस के डीजीपी को, हमारी मैडम बैठी हैं, इनको, हमारे ये आनंद वर्धन जी को, सब लोगों को, यहाँ के डीएम को, नगर निगम वालों को, एमडीडीए वालों को, पुलिस प्रशासन को, सबको कहा कि वे इसकी एक वीडियोग्राफी करवाइए। क्योंकि हो ये रहा था कि अभी मुझे लोगों ने बताया है कि इन्वेस्टर समिट होने के बाद फिर से जो है वही जो आगे तक ठेला लग जाता है, अतिक्रमण हो जाता है, गंदगी फेंक देते हैं, वो सब काम फिर से शुरू होना शुरू हो गया था। तो इसको बना के रखना, ये कहीं ना कहीं हमारी जो ये टीम बैठी है, ये जो क्रीम बैठी है, इस क्रीम का भी जो है हमारे जनप्रतिनिधि भी हैं, उद्योग क्षेत्र के लोग भी हैं, बैंक क्षेत्र के भी, प्रशासन के भी, शिक्षाविद भी हैं, व्यापार के भी हैं, कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले, पशुपालन के क्षेत्र में काम करने वाले, सारे एक से एक विद्वान लोग हैं। आप लोग समाज के मैं कहूँ कि प्रतिनिधि हैं और समाज को नेतृत्व करने वाले हैं। तो केवल और केवल मैं ऐसा मानता हूँ, इतना जितना भी मेरे को समय हुआ है समाज के क्षेत्र में काम करने का, कि केवल सरकार सारी चीजें नहीं कर सकती है। सरकार आगे चल सकती है, सरकार समन्वय कर सकती है, सरकार एक नोडल का काम कर सकती है, लेकिन वो जब तक जन जन का अभियान नहीं बनेगा, जब तक हर एक के मन में भाव नहीं आएगा। अब मैं हर बार अभी यहाँ से हमारे वित्त मंत्री जी कह रहे थे कि हम उत्कृष्ट उत्तराखंड बनाएंगे, और हमने कहा है सशक्त उत्तराखंड, उत्कृष्ट उत्तराखंड, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ उत्तराखंड, आदर्श उत्तराखंड। तो ये आदर्श उत्तराखंड की जो बात करते हैं हम, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे सामने एक तरह से हमारे सामने लक्ष्य रखा है कि ये पूरा का पूरा दशक उत्तराखंड का दशक हो, और जो हमने विकल्प रहित संकल्प रखा है, वो विकल्प रहित संकल्प कि उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना है। अब ये भी मैं बार बार कहता हूँ, आप हमेशा देखते होंगे, मैं अपने जब भी मैं कहीं पर अपना संबोधन करता हूँ तो मैं अंत में ये बात जरूर कहता हूँ। तो ये केवल मेरा विकल्प रहित संकल्प नहीं है, ये मेरा एकमात्र मेरा विकल्प नहीं है, मेरा संकल्प नहीं है, ये संकल्प हमारे उत्तराखंड के 1.25 करोड़ लोगों का संकल्प है। उस और जो ये यात्रा है, ये यात्रा हमारी सामूहिक है और भगवान की बड़ी कृपा हमारे ऊपर है। आप देखिए अभी कितने सारे हमारे
प्रोजेक्ट आ रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, अंडरलाइन भूमिगत केबलें जा रही हैं, सीवर लाइनें बन रही हैं, हमारे शहर अच्छे बन रहे हैं, सड़कें अच्छी बन रही हैं और तमाम व्यवस्थाएं, रेल की सेवा, हवाई सेवा, हर क्षेत्र में हम आज एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो वास्तव में हम उस दिशा में जा रहे हैं। अब हमको बस अपनी जिम्मेदारी का ठीक प्रकार से निर्वहन करना है, ठीक उस दिशा में बढ़ना है। और इसीलिए हमने जब यहाँ इन्वेस्टर समिट किया था, मैं उस बात को फिर से कह रहा हूँ कि 2.5 लाख करोड़ रुपए का हमने एक तरह से लक्ष्य रखा था और ये लक्ष्य भी पंकज जी बड़े संकोच करते करते रखा था। तो मेरे से बहुत लोगों ने कहा फोन करके, मैं सच आप लोगों से एक बात साझा। सीएम पुष्कर सिंह धामी को देहरादून से आप सुन रहे थे। बढ़ते हैं खबरों में आगे। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारियां हो चुकी हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद भाजपा ने लोकसभा चुनाव की जीत को लेकर माइक्रो प्लान तैयार कर लिया है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भाजपा की मंशा पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि भाजपा क्या करने जा रही है इस बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि भाजपा चालाक पार्टी रही है और भगवान राम के नाम को राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रही है। माहरा का कहना है कि जिन लोगों ने भगवान राम के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ी वो लोग बाहर हैं, लेकिन बीजेपी के कुछ चाटुकार लोग और भाजपा के कुछ संगठन सामने आ गए हैं। तो 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उससे पहले ही कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप प्रत्यारोप करती नजर आ रही है और एक बार फिर उत्तराखंड के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भाजपा की मंशा पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि भाजपा क्या करने जा रही है इस बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि भाजपा बेहद चालाक पार्टी है और भगवान राम के नाम को हमेशा राजनीति में इस्तेमाल करती है। क्या करेगी क्या नहीं करेगी कोई प्रिज्यूम नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बड़ी चालाक पार्टी है और भगवान राम का इस्तेमाल राजनीति में कर रही है। हालांकि राम की जो मर्यादाएं हैं उनसे इनका दूर दूर तक कोई लेना देना, कोई रिश्ता नहीं है। शंकराचार्यों की जो शंकाएं हैं वो यूं ही नहीं है। जिन्होंने पूरे रामलला की लड़ाई को लड़ा, कोर्ट में लड़ा, वो सारे बाहर हैं और बीजेपी से जुड़े हुए कुछ चाटुकार लोग और बीजेपी से जुड़े हुए कुछ संगठन इसमें आगे आ गए हैं। जो हकीकत है वो लोग बाहर हैं। जिन्होंने कोर्ट में पैरवी की, जिन्होंने आंदोलन चलाया, वो सभी लोग तो आज बाहर हैं। तो ये सब चीज़ लोग देख रहे हैं और जो अभी नहीं भी देख पा रहे हैं उनको आने वाले समय में पता चल जाएगा। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भव्य बनाने की कवायद में जुटी है। मंदिरों में कई तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पहाड़ी क्षेत्र के भ्रमण पर हैं, जहां वे मंदिरों और अन्य क्षेत्रों में होने वाले आयोजनों को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाएगा। में भव्यतम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भगवान श्री राम की होने वाली है। उत्तराखंड पूरा देवी देवताओं का क्षेत्र है और हमने तय किया है कि हर क्षेत्र के हर मंदिर में 14 से 22 तक स्वच्छता के कार्यक्रम चलेंगे। 22 तारीख को भी हर गांव के अंदर जो उनका इष्ट देव है उस मंदिर में एक टेलीविजन के माध्यम से अयोध्या के अंदर जिस प्रकार का अनुष्ठान है उस अनुष्ठान को प्रत्यक्ष रूप से सबको दिखाया जाए। जब अयोध्या में आरती हो तो उस आरती में या उस मंदिर में भी आरती हो जहाँ पर वो दिखाया जा रहा है, भोग लगे और भजन कीर्तन के कार्यक्रम प्रातःकाल से जगह सब मंदिरों में चलेंगे। और मुझे खुशी है कि आज हम लोग जो नागपुर पट्टी का प्रसिद्ध मंदिर नागनाथ मंदिर है उस मंदिर में मेरा आना हुआ है और ये मंदिर पौराणिक मंदिर है और यहाँ से मैसेज के आसपास के गांव देवस्थान है, देवर है, वहाँ की सब बहनें होते हैं यहाँ पर जागरण के कार्यक्रम करेंगे। और मुझे खुशी इस बात की भी है कि यहाँ के पूज्य संत महाराज जी ने कहा कि उस दिन सबका यहाँ पर भंडारा भी होगा, तो एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाला। खबर लक्सर से है, जहां अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले विश्व हिंदू महासंघ द्वारा राम भजनों की धुन पर लक्सर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा में सैकड़ों पुरुषों और महिलाओं ने प्रतिभाग किया।
बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले लक्सर से लेकर देहात क्षेत्र में तैयारी चल रही है। शोभा यात्रा भी निकाली जा रही है। शोभा यात्रा के माध्यम से लोगों से अपील की जा रही है कि आने वाली 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन सभी लोग भगवान श्री राम के आगमन पर दीपावली के रूप में ये उत्सव मनाएं। बच्चे बच्चे में राम है, गली मोहल्ले अयोध्या बना हुआ है और हर वर्ग के लोगों को इस बात की बहुत खुशी हुई है जो युगों से हमें इंतजार था और 22 तारीख को वो पूरा है। और इसी के साथ मैं पूरे देशवासियों को बधाई देती हूँ कि अयोध्या में श्री राम मंदिर बन रहा है। ये हमारे राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष आदित्यनाथ योगी जी का आदेश था कि 22 तारीख से पहले सब जगह जो भी संगठन है हमारे विश्व हिंदू महासंघ के सबको भव्य यात्रा निकालनी है और हम उसी का योगी जी का आदेश का पालन कर रहे हैं। और ये विश्व हिंदू महासंघ की हरिद्वार जिले में सबसे भव्य यात्रा निकाली जा रही है। लक्सर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार लोगों के अंदर 22 जनवरी को लेकर उत्साह है और इसी क्रम में लगातार शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं और शोभा यात्रा के माध्यम से लोगों को 22 जनवरी को दीपावली के रूप में उत्सव मनाने के लिए अपील की जा रही है। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और इस दौरान जय श्री राम के जयकारे भी लगाए गए। देश भर में 25 जनवरी को नमो नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। देहरादून में सम्मेलन को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के विपुल मेंदोली ने कहा कि सम्मेलन में पीएम मोदी नव मतदाताओं से संवाद करेंगे। सम्मेलन के माध्यम से उत्तराखंड में 1 लाख से अधिक नव मतदाताओं से संपर्क किया जाएगा। नव मतदाता सम्मेलन है आगामी 25 तारीख को सुबह प्रातः 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस प्रदेश के और पूरे देश के नव मतदाताओं के साथ वर्चुअली संवाद करेंगे। ये हमारा कार्यक्रम प्रत्येक विधानसभा में हो रहा है और प्रत्येक विधानसभा में मिनिमम 1000 की संख्या कार्यक्रमों की रहने वाली है। जो नव मतदाता होंगे मिनिमम 1000 होंगे और हमारा लक्ष्य जो पूरा उत्तराखंड का है 1 लाख नव मतदाताओं से संवाद का उस दिन है, क्योंकि कई बार कई विधानसभाओं में 2 कार्यक्रम भी हो रहे हैं। तो हम अधिक से अधिक ये कार्यक्रम में जितना नव मतदाता जुड़ेगा इसकी हमारे युवा कार्यकर्ताओं की कोशिश है। कांग्रेस की पूरे देश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, तो वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस ने यात्रा अंकिता भंडारी को समर्पित करते हुए पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दो यात्रा शुरू की है। प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ता अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर हैं। डोईवाला के भानियावाला में जोली ग्रांट चौक तक पदयात्रा निकाली गई, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत शामिल हुए और भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए सरकार से अंकिता भंडारी के दोषियों को सख्त सजा दिए जाने की मांग की। अंकिता बहन को न्याय नहीं मिला, इतना टाइम हो गया। ये सरकार गूंगी और बहरी है। ऐसा नहीं कि ये लड़ाई कांग्रेस की है, उस हर घर की लड़ाई है जहां बेटी माँ है, जहां बेटियों को लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता था, आज उस पर इतने दुराचार हो रहे हैं। बात अंकिता भंडारी की नहीं है। आप हम अखबार उठाकर देखते हैं तो कुछ ना कुछ इस तरह की वारदातें आती है। ये बस ये समझिए कि कांग्रेस पार्टी एक जुगनू की तरह कार्य कर रही है कि इतने चारों ओर अंधेरा है और वो जुगनू की तरह इस लड़ाई को लड़ रही है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जहां हम इसको देवभूमि कहते हैं और इस देवभूमि में हमारी बहु बेटियां आज सुरक्षित नहीं हैं। जब हमारी बेटी अंकिता भंडारी की हत्या होती है, ये खुलकर पूरे प्रदेश में चर्चा है। तमाम जांचें हुई, लेकिन उस जांच के बावजूद भी उस वीआईपी का नाम न खोला गया, सार्वजनिक रूप किया गया, न उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हुई है, क्योंकि ये सामाजिक लड़ाई थी, पूरे उत्तराखंड की बेटी की लड़ाई थी, बेटियों की लड़ाई थी, हमारी माता बहनों की लड़ाई थी। कांग्रेस के हर कार्यकर्ता ने पूरे प्रदेश की सड़कों पर अपने झंडे के नीचे नहीं, आम जनता के साथ इस लड़ाई को लड़ा। कोटद्वार कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का 2 दिवसीय बर्ड सर्वे शुरू हो चुका है, जिसमें देश के कोने कोने से 30 बर्ड वॉचर और पक्षी विशेषज्ञ कोटद्वार पहुंच चुके हैं।
जहां से उनको बर्ड सर्वे के लिए राथुआ, ढाप, हनुमान कुंड, पाखरो सहित कई अन्य जगह ले जाया जाएगा। ये पक्षी विशेषज्ञ कालागढ़ टाइगर रिजर्व के घने जंगलों में 2 दिन रहकर वहां पाए जाने वाले पक्षियों का डाटा एकत्रित करेंगे, जिससे ये पता लगाया जा सके कि कार्बेट टाइगर रिजर्व कितने पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। साथ ही ये भी पता चल सके कि टाइगर रिजर्व में कितने प्रवासी पक्षी हैं। वहीं डीएफओ आशुतोष सिंह ने बताया कि इस सर्वे के लिए रिजर्व क्षेत्र में कई स्थान चिन्हित किए गए हैं, जहां पर टीम जाकर पक्षियों का डाटा एकत्रित करेगी, जिसे बाद में पब्लिश किया जाएगा। बर्ड सर्वे हो रहा है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में, सो आई हैव कम फॉर दैट एंड आई वर्कड एज अ नेचुरलिस्ट फॉर अ ईयर एंड हाफ एट कान्हा नेशनल पार्क एंड मैंने कान्हा में भी एक बर्ड सर्वे किया हुआ है। तो रडुआ पड़ाव एक रेंज है जहाँ हमें मिला है अपने रहने का जगह, वहाँ पर हम 3 दिन तक सुबह शाम बर्डिंग करेंगे एंड वी विल कलेक्ट डेटा। लेट्स होप टू फाइंड सम न्यू रेयर स्पीशीज। ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर हम 2 दिवसीय बर्ड सर्वे रखवा रहे हैं। इसमें बेसिकली वी आर फोकस्ड ऑन द विंटर बर्ड काउंट। तो इसमें हमने जैसे कई ट्रेल्स और कई एरियाज चिन्हित कर रखे हैं और हमने टीम्स बना रखी है। इसमें कई सारे पार्टिसिपेंट्स, वॉलंटियर्स कंट्री ऑल ओवर कंट्री से आ रखे हैं। तो उनके माध्यम से हम विभिन्न ट्रेल्स पे इसको करवा रहे हैं। तो 20 और 21 तारीख को इस पर हम बर्ड सर्वे करा के डेटा कलेक्ट करके हम इस पर एक रिपोर्ट भी पब्लिश करेंगे। इसमें हमें ये पता चलेगा कि हमारा बेसिकली स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन विकास और इंडियन वाटर रिसोर्सेज सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में दुनिया भर से आए विशेषज्ञ जल संसाधनों के भविष्य पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय भूजल बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर SK अम्बास्त ने कहा कि भारत में 3 नदियों के नाम पूछो तो गंगा, जमुना और सरस्वती का जवाब मिलेगा। ये देश की सांस्कृतिक विरासत के संकेत हैं। गंगा सृष्टि के पालनहार भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करती है। दीनदयाल शोध संस्थान के प्रोफेसर RP सिंह ने बताया कि जलवायु परिवर्तन पर चिंता प्रकट करने की जरूरत है। हम पर्यावरण प्रदूषित कर रहे हैं और इसके साथ ही हमें जल विज्ञान के विभिन्न आयामों को संबोधित करना होगा और हमें एक सुंदर निष्कर्ष देना होगा। पानी नीचे जा रहा है, खासकर भूजल नीचे जा रहा है। उसका मुख्य कारण ये है कि उसको पानी को ज़्यादा निकाला जा रहा है, क्योंकि भूमि में जब पानी अंदर जाता है तो बहुत धीरे धीरे जाता है। तो पानी को निकालना और पानी को अंदर रखना ऐसे ही है जैसे बैंक में आप पैसे डालते हैं। ये जो प्रकृति का जो स्कोप है, जो जलवायु बदल रही है, ये तो सही है। इसमें तो आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। खासकर संक्षिप्त समय में पानी का प्रबंध अच्छी तरह से कर सकते हैं, जिससे कि आप भूजल ज़्यादा से ज़्यादा नहीं निकालें, कम निकालें। और हमारा जो लैंड एरिया है और जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो तो निश्चित है। तो हम कह सकते हैं कि दिनों दिन हमारे प्रति व्यक्ति वाटर की उपलब्धता कम होती जा रही है। तो हमें लगता है कि जब तक हम प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करेंगे इन वाटर रिसोर्सेज का, तो फ्यूचर में हमारी डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी। जोशीमठ में भू धसाव के प्रभावितों के लिए पुनर्वास नीति को लेकर आपदा प्रबंधन ने बैठक की, जिसमें आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा सहित प्रभावित परिवार, जनप्रतिनिधियों और अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर नगर के वर्तमान हालातों को लेकर बताया गया कि जोशीमठ को आपदा की दृष्टि से 3 जोन में बांटा गया है, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क और लो रिस्क जोन। और सरकार प्राथमिकता के तौर पर सबसे पहले हाई रिस्क जोन के क्षेत्र को खाली करने को लेकर होमवर्क कर रही है। जोशीमठ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भू धसाव के प्रभावितों के लिए लगातार सरकार कार्यरत है। और इसी क्रम में आपदा प्रबंधन ने बैठक का आयोजन किया, जिसमें आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
अयोध्या में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के अंतर्गत चमोली में रिवर राफ्टिंग का आयोजन किया गया। चमोली स्थित स्नान घाट और मंदिर परिसर में सफाई अभियान चलाया गया। 5 दिवसीय राफ्टिंग प्रशिक्षण में जनपद चमोली के 19 युवक और 6 युवती प्रतिभाग कर रहे हैं। बता दें कि राफ्ट के माध्यम से स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर जिला पर्यटन विकास अधिकारी सोबत सिंह राणा, जनार्दन थपलियाल, प्रशिक्षक गाइड में अभिषेक सगोई, विवेक नेगी, राजीव रस्तोगी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। बता दें कि ये कार्यक्रम 22 जनवरी तक चलेगा। उत्तराखंड प्रदेश में अक्सर भूकंप के छोटे बड़े झटके आते रहते हैं। वहीं भूकंप की दृष्टि से प्रदेश के जिलों को अलग अलग जोन में बांटा गया है, जिस पर मौसम और भूकंप वैज्ञानिक डॉक्टर AK सिंह ने बताया कि भूकंप की दृष्टि से चंपावत जिला बेहद संवेदनशील है, इसलिए चंपावत जिले को सबसे खतरनाक जोन 5 में रखा गया है। इसलिए पहाड़ी क्षेत्र में भवनों और इमारतों को भूकंप रोधी तकनीक से बनाया जाएगा ताकि भूकंप के तेज झटकों से नुकसान ना हो। वहीं केंद्र सरकार ने लोहाघाट में भूकंप वेधशाला भी खोली है। पे जो है पब्लिक को बताया जाता है कि आप मकान ऐसे बनाएं, भूकंप रोधी बनाएं। मौसम विभाग आपदा विभाग के माध्यम से जो है लोगों तक पहुंचाता है, पब्लिक में जागरूकता फैलाता है। हमारा डिपार्टमेंट भी कुछ नहीं कर सकता। हमारा डिपार्टमेंट तभी कर पाएगा जब हमें पब्लिक का सहयोग मिलेगा, क्योंकि हम जैसा बोलेंगे यदि वो ऐसा करेंगे तो जनमानस जो नुकसान हो उसकी संभावना कम होगी। 5वें जोन पे जो कि सबसे संवेदनशील सबसे खतरनाक जोन में आता है। जोन 5 में जो है उत्तराखंड है, आपका नॉर्थ ईस्ट राज्य है, ऐसे और जब कच्छ है, गुजरात है, ऐसे जोन 5 पूरा ऑल ओवर इंडिया में जो है अधिकतर इसमें सीमांत जिले। खबर मसूरी से है, जहां पर राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उप जिला अधिकारी कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें तय किया गया कि 21 और 22 जनवरी को पर्यटन नगरी को सजाया जाएगा और शहर के मुख्य चौराहों पर LED स्क्रीन लगाकर अयोध्या से सीधा प्रसारण सभी भक्तों और शहरवासियों को दिखाया जाएगा। नगरपालिका परिषद मसूरी और मसूरी व्यापार मंडल विशेष सहयोग करेगा। साथ ही मुख्य चौराहों पर भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। आपका व्यापार मंडल पूरा देख रहा है, उससे सुधार रहा है पूरा। बाकी नगर पालिका की तरफ से भी कुछ कर रहे हैं। एसडीएम साहब ने बोला है कि चारों चौक पे लंडौर, आपका किताबघर और झूला घर, ये बड़ौनी चौक वगैरह सब जगह सजाए जाएंगे। पिक्चर पैलेस और किताबघर तक कई जगह भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। ऑफिस में बैठक आयोजित और जो खासकर 22 तारीख को पूरे विश्व भर में, पूरे राष्ट्र में जो उत्साह है उससे बढ़कर उत्साह मसूरी में देखा जा रहा है। मसूरी के समस्त मंदिर, पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल सभी सजाए जा रहे हैं। सरकारी बिल्डिंगों को प्रशासन द्वारा सजाया जा रहा है। बाजारों को व्यापारियों की मदद से व्यापारीगण सजा रहे हैं। पूरे बाजार की व्यवस्था चल रही है, मंदिरों की साफ सफाई चल रही है। 22 तारीख को सुबह 11 बजे के लगभग सनातन धर्म सभा सनातन धर्म मंदिर से एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन कर रही है। जो शोभा यात्रा लंडौर से चलकर गांधी चौक तक जाएगी और वापस आकर फिर से शाम को सनातन धर्म मंदिर के आसपास आतिशबाजी होगी, प्रसाद वितरण होगा और राम जी का राज। पूरे देश में अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह का माहौल बना हुआ है। वहीं हरिद्वार में भी श्री अखंड परशुराम अखाड़े ने भी गंगा में दीपदान किया और राम मंदिर आंदोलन में प्राण न्यौछावर करने वाले कार सेवकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही श्री अखंड परशुराम अखाड़े से जुड़े कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से मांग की है कि राम मंदिर अयोध्या में जान गंवाने वाले कार सेवकों की याद में एक संग्रहालय बनाया जाए, ताकि वहां जाने वाले श्रद्धालु उनके बलिदान के बारे में जान सकें। परशुराम अखाड़ा मांग करता है कि उन सभी कार सेवकों के लिए, उन सभी दिवंगत आत्माओं के लिए राम मंदिर परिसर में एक स्थान दिया जाए, एक जो कि वहां पर जितने भी भक्त जाएं तो उनका भी दर्शन करके उनको भी याद करें और उनको कभी ना भूलें जिन्होंने राम के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, अपने प्राणों का बलिदान दिया है। जिनकी मेहनत और बलिदान रंग लाया, आज उनकी वजह से हम राम मंदिर के दर्शन करेंगे। हम सभी भारतवासियों का सौभाग्य है कि ऐसे महापुरुष जिन्होंने राम भक्तों ने
कार सेवकों ने अपना बलिदान देकर, महान पुरुषों ने बलिदान देकर, संत महान पुरुषों ने बलिदान देकर आज ये दिन सुनहरा अवसर आया 22 जनवरी, प्रभु राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही। माँ गंगा जी से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार के ऊपर आशीर्वाद बना के रखें और उन वीर शहीदों को बैकुंठ को प्राप्त अपना आशीर्वाद बनाएं। हर भारतवासी से हम एक भी निवेदन करते हैं कि प्रभु राम जी का आगमन तो हो रहा है, हम 11 दीपक 108 दीपक जरूर जलाएंगे अपने घर में, लेकिन उन वीर शहीदों के लिए एक दीपक जरूर जलाएं। उनकी याद में हमेशा क्रांति जो वीर थे सुनहरे अक्षरों में उनका नाम लिखा जाएगा। ये हम देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।